हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSP के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। इसके सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या उन टॉपिक के कंसेप्ट, उनसे रिलेटेड फैक्ट जो जरूरी है, उन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये DSSB का ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक है, जिसमें हमने ऑलरेडी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं। सौरमंडल, ब्रह्मांड, पृथ्वी की विभिन्न गतियां, पृथ्वी में बल कौन कौन से कार्य करते हैं, अंतर्जात बल कौन है, बहिर्जात बल कौन कौन से हैं, घूर्णन गति क्या है, परिक्रमण गति क्या है, अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं, देशांतरी रेखाएं क्या हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए। हमने अपर्दन, अनाच्छादन, विभिन्न क्रियाओं को पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो जल बह रहा है यानी बहते हुए जल के माध्यम से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति हम सभी जानते हैं डेल्टा है ना। और विश्व भर में विभिन्न बड़ी नदियों के डेल्टा अपने आप में फेमस भी हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में डेल्टा को पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डेल्टा क्या होता है। फिर हमने अगली क्लास में देखा कि डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं, किन परिस्थितियों में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? डेल्टा के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी डेल्टा के निर्माण में कौन कौन सी परतें हैं, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा कैसे बनता है। यहां पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यदि डेल्टा, जो कि एक क्या है, एक स्थलाकृति है, या आप कह सकते हैं नदी या जल के द्वारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसमें डेल्टा की संरचना कि आखिर यह कैसे बना है, ठीक है, किस तरीके से बना है। ठीक है, तो यहां जरूरी क्या है, यह भी जानना कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, और दूसरी चीज हम जानेंगे इसके विस्तार के बारे में, इसकी वृद्धि के बारे में, कि डेल्टा की वृद्धि कैसे होती है, यानी इसकी ग्रोथ कैसे होती है। कैसे हम कहते हैं कि यह इतना बड़ा विशाल डेल्टा है, इतने 100 किलोमीटर तक विस्तारित है। ठीक है, तो आखिर कुछ नदियों का डेल्टा क्या होता है, छोटा होगा। ठीक है, नदियों के मुहाने में, जब नदी अपने मुहाने में जाकर किससे मिलती है, सागर से मिलती है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। ये जो डेल्टा बना, कुछ डेल्टा छोटे होते हैं और कुछ डेल्टा बहुत अधिक विस्तारित होते हैं, यानी बड़े होते हैं। तो इनकी ग्रोथ के बारे में कि इनका विस्तार कैसे होता है, किन किन वजहों से होता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या देखेंगे, डेल्टा की संरचना और उसकी वृद्धि, यानी डेल्टा के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। ठीक है, और देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में जो हमें जानना है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जब हम संरचना को पढ़ेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि इसकी संरचना के लिए दो चीजें हमने पढ़ी, कि जो पदार्थ, जो अवसाद बहकर आया, उसका आकार, उसकी बनावट, है ना। दो चीजें हमने देखी, आकार, उसकी बनावट। हमने उसमें देखा कि कैसे जो बड़े कण हैं, अवसादों में जो बड़े बड़े कण हैं, वे कहां रह जाते हैं, वे जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ती है, मुहाने के पास जाकर फिर वह अंत में किससे मिलती है, सागर से मिलती है ना, सागर से मिलती है। सागर से मिलने के क्रम में जो बड़े बड़े कण अवसाद नदी बहाकर ला रही है, लंबे रास्ते से होते हुए, लंबे मार्ग को आगे परिवहित करते हुए, इन अवसादों को वह कहां इकट्ठा करती है, मुहाने पर, और इससे ही डेल्टा का निर्माण होता है ना। यहां पर जो बड़े बड़े कण हैं, जो नीचे आकर इस तरीके से नीचे जम जाएं, ये बड़े कण कहां रह जाते हैं, यही मुहाने के पास रह जाते हैं, नीचे की ओर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और जो बारीक और महीन कण हैं वह कहां बह जाते हैं, वे बह जाते हैं सागर में।
सागर के जल के साथ। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, है ना। हमने देखा था कि जब संरचना की बात आएगी तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही छोटे और बड़े कण, महीन कण आपस में विभिन्न लेयर्स का निर्माण करते हैं और इन्हीं विभिन्न लेयर्स या कह सकते हैं कि परतों के माध्यम से डेल्टा की संरचना बनती है। ठीक है, तो जब हम बड़े कणों की या बड़े बड़े कणों की बात करते हैं, किसके, अवसादों की बात कर रहे हैं हम, जो अवसाद बहाकर नदी ला रही है, जो पदार्थ बहाकर नदी अपने साथ रास्ते कवर करके, लंबा रास्ता, यह लंबा मार्ग कवर करके जो नदी अवसाद अपने साथ बहाकर ला रही है, इनमें डेल्टा में जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो निक्षेपण है वह एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ये पदार्थ, ये अवसाद जो बहकर आए, इनका निक्षेपण एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस निश्चित प्रक्रिया में जो बड़े कण हैं वे बाहर यही मुहाने के पास रुक जाते हैं, जो महीन कण हैं, जो छोटे कण हैं बिल्कुल, वे कहां हो जाते हैं, वे इस तरीके से बह जाते हैं सागर की ओर। उनकी दिशा कहां की ओर होती है, सागर की ओर होती है। जो जल प्रवाहित हो रहा होता है सागर की तरफ, जैसे ही नदी का मुहाना यहां हुआ, बड़े कण यहीं रुक गए, महीन कण बहकर आगे की ओर चले गए। तो ये एक निश्चित प्रोसेस है, एक निश्चित इसकी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखें, डेल्टा के निर्माण में जो पदार्थों का निक्षेपण हो रहा है, उसकी इस प्रक्रिया के अनुसार ही बड़े बड़े जो कण हैं अवसाद के, वे रुक जाते हैं। कहां पर, स्थल के पास ही रुक जाते हैं। ठीक है, और महीन कण सागर की ओर चले जाते हैं, सागर की ओर। कौन से कण, महीन कण। ठीक है, और जो बड़े बड़े कण हैं वे कहां रुक जाते हैं, स्थल के पास ही, स्थल के पास ही। ठीक है, ये कण यहां रुक गए। ये एक पूरी क्या हुई, एक प्रक्रिया हुई जिसके थ्रू डेल्टा का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे यहां इस पूरी प्रक्रिया में जैसे जैसे ये महीन कण सागर की ओर जाएंगे, यह भी देखा जाता है कि बहुत अधिक महीन कण आगे सागर की ओर जल में ऊपर तैरने भी लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर संरचना में हम बात करेंगे लेयर्स की, परतों की। तो ध्यान रखिए, जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वे 3 परतों में होता है। ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहली परत होती है डेल्टा की, सबसे ऊपरी परत कहलाती है, इसे ऊंची आप कह सकते हैं उच्च परत के रूप में भी जानते हैं, और इसे इसकी पहली परत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे पहली परत के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे पहली परत, सबसे उच्च। ध्यान रखें, उच्च परत को जब भी पूछा जाए कि यह क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ध्यान रखें, हमने जब डेल्टा की बात की, सबसे ऊपरी लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे कहा जाता है उच्च निक्षेप। सबसे पहले जो ऊपर पदार्थ निक्षेपित हुआ उसे उच्च निक्षेप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 परतों में डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, पहली परत क्या है, उच्च निक्षेप, या इसे ऊपरी परत भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऊपरी परत। ठीक है, अब यह कौन सी परत होती है, देखिए बिल्कुल शुरुआत, जहां पर बिल्कुल डेल्टा क्या होगा, विस्तारित होगा, किसकी तरह, समतल मैदान की तरह विस्तारित होगा, वही बिल्कुल पहली परत है, वही उसकी उच्च परत है। तो इसमें जो डेल्टा है वह चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें डेल्टा क्या होगा, चौड़ा होगा। इसके अलावा अब ये चूंकि बिल्कुल शुरुआती समय है, यानी ढाल क्या होगा इसका, मंद होगा। तो मंद ढाल, ध्यान रखिएगा, डेल्टा यहां क्या होगा, चौड़ा होगा, साथ में बिल्कुल शुरुआती परत में इसकी ढाल मंद होगी, और यह एक मंद ढाल वाला समतल मैदान का निर्माण करेगा। ठीक है, मंद ढाल मतलब अभी नीचे की ओर स्लोप नहीं गिरा है। ठीक है, तो स्लो यहां पर क्या है, बिल्कुल मंद ढाल होगा। मंद ढाल वाले मैदान का फॉर्मेशन करते हुए यहां पदार्थों का निक्षेपण होगा। तो ये होगी क्या, इसकी पहली परत, या से हम कहेंगे उच्च निक्षेप। बिल्कुल शुरुआती तौर की हम बात कर रहे हैं डेल्टा के। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि ये सागर तल से, सागर तल कहां पर है, ये सागर तल से क्या होगा, ऊंचा होगा।
सागर तल से ऊंचा होगा, ढाल इसकी मंद होगी, मंद ढाल के साथ ये क्या होगा, लगभग समतल मैदान जैसा होगा। यह इसकी उच्च परत है, आप कह सकते हैं उच्च निक्षेप है। ठीक है, जो दूसरी परत होगी इसके ठीक बाद वाली परत होगी दूसरी परत, जैसे दूसरी परत। ठीक है, इसे हमने क्या लिखा था, ऊपरी परत। ठीक है, ये दूसरी परत है, इसे अग्र परत के रूप में भी जानते हैं, अग्र परत या अब अग्र स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे अग्र परत या अग्र स्तर के रूप में भी जानते हैं, लेवल जैसे हम स्तर शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब जब बात की जाएगी इसकी दूसरी परत की कि दूसरी लेयर कौन सी है, या आप पूछेंगे कि यहाँ पर डेल्टा की सेकंड परत क्या है, अग्र स्तर क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा कि सागर की ओर जो यह निकला हुआ भाग है, सागर की ओर निकला हुआ भाग ही इसकी क्या है, दूसरी परत है या अग्र स्तर है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये परत आएगी इस वजह से इसे अग्र परत कहा जाता है। ठीक है, सागर की या डेल्टा की अंतिम परत के ठीक है पहले वाली जो परत आ रही है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अग्र परत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सागर के जस्ट एक तो आपने देखा ऊपरी परत के ठीक बाद है, लेकिन जैसे ही डेल्टा सागर से मिलता है उसके पहले वाली परत है ये, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अग्र परत। तो सागर की ओर जो निकला हुआ भाग है उसी भाग पर ध्यान रखें, जो ये सागर की ओर निकला हुआ भाग है उसी भाग पर यह ढालनुमा है परत है। ठीक है, यह क्या है, ढालनुमा परत है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां ढाल क्या थी, पहली परत में ऊंची परत में ढाल क्या थी, मंद थी। ठीक है, लेकिन अग्र परत में जो ढाल होगी वह खड़ी होगी, तो यहां पर यह क्या होगा, खड़े ढाल वाली परत, खड़े ढाल वाली परत किसकी ओर, सागर की ओर। ठीक है, सागर की ओर। ये हो गई क्या, ये हमारे डेल्टा की दूसरी लेयर हो गई, डेल्टा के हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, दूसरी लेयर हो गई, सागर की ओर निकली होगी जो, और जो तीसरी लेयर होगी या इसे हम कहेंगे तीसरी परत। ठीक है, और ये तीसरी परत ही जो डेल्टा है उसकी अंतिम परत है, तो इसे आप अंतिम परत लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं निम्न स्तर। तो डेल्टा का सबसे निचला हिस्सा, या इसे क्या कहेंगे हम, डेल्टा का निम्न स्तर, सबसे इसके बाद वाली हिस्सा। ये पहला था मतलब माफ कीजिएगा, ये दूसरी परत थी। ठीक है, फिर अंत में ये जो हिस्से सागर के पास जाकर मिल गया, यह इसकी तीसरी परत होगी, या इसे हम क्या कहेंगे, अंतिम परत, जिसे निम्न स्तर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डेल्टा के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा का यह सबसे निचला भाग होगा। ठीक है, डेल्टा का यह सबसे निचला भाग होगा, और यह कहां की ओर होगा, बिल्कुल सागर की ओर, सागर की ओर, या आप कह सकते हैं कि यह हिस्सा डेल्टा का सागर में ही मिल जाएगा, यह हिस्सा डेल्टा का सागर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सागर की ओर क्या है, सागर की ओर बिछा हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा क्या, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है। ठीक है, ये सागर की ओर बिछा हुआ भाग है, सागर की ओर बिछा हुआ, या आप कह सकते हैं सागर की ओर यह हिस्सा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो डेल्टा के निर्माण में तीन परतें हैं, उच्च परत, दूसरी परत या अग्र परत, और अग्र स्तर, और अंत में है निम्न स्तर। ठीक है, इन तीनों के पूरे एक सम्मिलित रूप से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, और ये डेल्टा विस्तारित हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद इसके ग्रोथ की। ठीक है, कि जो डेल्टा है, इस डेल्टा की वृद्धि या इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसका विकास, या सबसे इंपॉर्टेंट बात विस्तार, यहां विस्तार इंपॉर्टेंट है कि जो डेल्टा की वृद्धि हो रही है यानी इसका विस्तार हो रहा है, विस्तार क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस आधार पर आप बता पाएंगे इसकी वृद्धि के बारे में। डेल्टा की वृद्धि में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो नदी का वेग, नदी का वेग कैसा है, सागरीय लहरें कैसी हैं। ठीक है, और फिर जब जो स्लोप बन रहा है, जो ढाल बन रहा है, उसमें हिस्सा कैसे फिसल कर सागर की ओर जा रहा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब, डेल्टा की वृद्धि के लिए, क्योंकि मान लीजिए यह डेल्टा है, डेल्टा के निर्माण में देखिए कोई डेल्टा कैसे बनेगा यहां पर यदि जो नदी का फ्लो है, नदी का जो वेग है बहुत तेज है मान लें,
ठीक है। यदि नदी का वेग बहुत तेज है, इसका मतलब कि यह अपने सारे पदार्थों को सागर में बहा कर ले जाएगी। यहां पर पदार्थ रुक ही नहीं पाएगा, बड़े कणों वाला भी पदार्थ यहां कैसे निक्षेपित हो पाएगा। अवसाद या पदार्थ के निक्षेपित होने से डेल्टा का निर्माण होता है। यदि यहां इसका वेग बहुत तेज है तो यह पदार्थों को बहाकर ले जाएगा, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, डेल्टा का विस्तार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां जरूरी क्या है कि नदी का जो वेग है वह मंद होना चाहिए ताकि बड़े पदार्थ यहां रुक जाए और छोटे पदार्थ आगे की ओर बढ़े और इस तरीके से डेल्टा बने। ठीक है, तो यहां एक तो हमने देखा क्या, नदी का वेग। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है सागर की लहरें भी, क्योंकि सागर की लहरें ये डिसाइड करती हैं। मान लीजिए सागर की लहरें बहुत तेजी से आई ऊपर की ओर और इस पदार्थ को बहाकर ले गई, तब भी डेल्टा के निर्माण में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगी। ठीक है, तो यहां जरूरी होगी जब हम डेल्टा के ग्रोथ की बात करेंगे, इसकी वृद्धि की बात करेंगे, तो यहां क्या इंपॉर्टेंट होगा, नदी का वेग मंद होना चाहिए। नदी का वेग, यदि नदी का वेग कम है या नदी का वेग मंद है, ऐसे में बड़े पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे नदी के मुहाने पर और छोटे कण आगे की ओर बढ़ेंगे और इस तरीके से डेल्टा का निर्माण यहां होगा। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा क्या, नदी का वेग कम या मंद हो, ताकि जो अधिकांश मलबा है, अधिकांश अवसाद है, वह क्या हो, यहां रुक जाए। तो जरूरी क्या है, अधिकांश अवसाद या अधिकांश मलबे को रोकने के लिए, मलबे को रोकने में सहायक क्या, नदी का वेग यदि मंद है तो यह अधिकांश मलबे को रोकने में सहायक होगा। कहां पर, नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर यह अधिकांश मलबे को रोकने में सहायक होगा यदि नदी का वेग मंद होगा तो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि जो डेल्टा की ओर जो सागर की लहरें आ रही हैं वो बहुत तीव्र गति से आ रही हैं। ठीक है, यहां तो हमने देखा डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि डेल्टा की ओर जो सागर की लहरें हैं वे बहुत तेज हैं, तब यह मलबा बहाकर ले जाएंगे और ऐसे में डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा वैसा जैसा हमें चाहिए या जितना विस्तार उसका होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि नदी के मुहाने पर जो नदी का वेग है वह कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पदार्थ है वह बहकर सागर की ओर ना जाए। दूसरी चीज हमने अभी डिस्कस कर भी ली, सागर की लहरें, जो ये भी इंपॉर्टेंट था। सागर की लहरें बहुत तेज ना हो, इतनी तेज ना हो कि वे सारे मलबे को बहा कर ले जाएं। ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि मलबे को बहाने के क्रम में जो डेल्टा की ऊंचाई और गहराई है वह भी प्रभावित हो। डेल्टा का विस्तार उतना अधिक होगा, यदि सागर की लहरें डेल्टा को अफेक्ट नहीं करेंगी, प्रभावित नहीं करेंगी, तो यहां सागर की लहरों का भी तीव्र ना होना जरूरी है, तीव्र ना हो। ठीक है, ताकि डेल्टा का फॉर्मेशन बना रहे, ताकि डेल्टा का विनाश ना हो, मतलब जो मलबा है वह बहकर सागर की ओर ना चला जाए। ठीक है, इसलिए जरूरी क्या है कि लहरें भी शांत हों। ठीक है, तीसरी चीज ध्यान रखना, जो डेल्टा का सागर की ओर फिसलन है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे डेल्टा है, मान लीजिए डेल्टा का सागर की ओर फिसलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। क्यों, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक डेल्टा के निर्माण की। ठीक है, डेल्टा बना, डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ, नदी बहकर आई, यहां पर अवसादों को इकट्ठा किया। ठीक, अवसाद इकट्ठे हुए। ठीक है, नदी जब बहकर ऐसी धाराओं के रूप में आगे की ओर बढ़ती है कुछ इस तरीके से, ये डेल्टा कई प्रकार का होता है, चापाकार भी हो सकता है, धनुराकार भी हो सकता है और पंखों की पंजों की आकृति जैसा भी हो सकता है। नील नदी का जो डेल्टा है वह चापाकार डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं डेल्टा के सागर की ओर फिसलन की, ठीक है, यानी अब क्या बात कर रहे हैं, डेल्टा जो निर्मित हुआ इसका यह भाग फिसलकर सागर की ओर चला जाए। ठीक है, मान लीजिए जो डेल्टा का निर्माण हुआ
नदी ऐसी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होते हुए डेल्टा का निर्माण करती है और यह हिस्सा डेल्टा का क्या हो, फिसल कर कहां चला जाए, सागर की ओर चला जाए। अब इस तरीके से क्या हो रहा है, डेल्टा का विस्तार हो रहा है। ठीक है, डेल्टा का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जरूरी क्या है, बहुत अधिक गति में ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा के विस्तार के लिए जरूरी क्या है कि यदि मान लीजिए कोई डेल्टा है, इसका जो ढाल है, ये है डेल्टा ढाल, स्लोप कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ढाल बहुत ऊंचा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेल्टा की। मान लीजिए कि इसका ढाल बहुत ऊंचा है, तो सागर की ओर आने वाला जो हिस्सा है, यह हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये फिसल कर सागर की ओर चला जाएगा। ठीक है, डेल्टा में ये ढाल है, ढाल यदि ऊंचा है, इसका मतलब कि यह जो हिस्सा है फिसल कर कहां चला जाएगा, सागर की ओर चला जाएगा। और इस तरीके से जो डेल्टा है इसका विस्तार होगा। बस यह बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम बात करते हैं डेल्टा के विस्तार की, तो लगभग प्रत्येक नदी के डेल्टा का विस्तार होता है, लेकिन हर नदी के डेल्टा के विस्तार का जो क्रम है, इनकी जो गति है, वह एक समान नहीं होती। इसलिए आज तक डेल्टा की जो गति है, हर नदी के डेल्टा के विस्तार की जो गति है, इसके बारे में एक मत से कोई एक ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि इस नियम के आधार पर ही इस नदी या हर नदी के डेल्टा का विस्तार होता है। अलग अलग नदी के डेल्टा के विस्तार के लिए अलग अलग समयावधि में अलग अलग चीजें देखी गई हैं। ठीक है, जैसे यदि हम नील नदी और नील नदी के डेल्टा के विस्तार की बात करते हैं, यदि नील नदी के डेल्टा के हम विस्तार की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक डेल्टा की जो विस्तार की गति है, उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ठीक है, जो नील नदी के डेल्टा के विस्तार की गति है, यदि उसकी तुलना पो नदी के डेल्टा के विस्तार से की जाएगी, तो आप पाएंगे इसमें कई वर्षों का भी अंतर है, कई अन्य तथ्यों का भी अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नील नदी जो चापाकार नदी या चापाकार डेल्टा का विस्तार करती है, यहां पर जो चापाकार डेल्टा का विस्तार हो रहा है, वह किसके आधार पर हो रहा है, उसकी परिधि के विस्तार के आधार पर, कि जो चाप बना है, जिस चाप की आकृति बनी हुई है यहां पर, इसकी जो बाउंड्री है, परिधि है, इसमें कितना विस्तार हुआ, इसमें जैसे ही विस्तार होगा, इसका मतलब कि यहां डेल्टा का भी विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि परिधि सागर तल के सापेक्ष कितना विस्तारित हो रही है, सागर तल की ओर कितना विस्तृत हो रही है, इस पर डिपेंड करता है कि जो नदी है या उस पर जो डेल्टा बन रहा है, उसका विस्तार कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब हम नील नदी की बात करेंगे, जब हम पो नदी की बात करेंगे, तो ध्यान रखिए जो नील नदी है वह चापाकार डेल्टा का ही उदाहरण है और औसत रूप में प्रतिवर्ष यह 12 फीट, ये बात कर रहे हैं हम नील नदी के बारे में। औसत रूप में जो नील नदी है वह प्रतिवर्ष 12 फीट की दर से सागर की ओर बढ़ती है। ठीक है, 12 फीट की दर से कहां की ओर बढ़ रही है, सागर की ओर बढ़ती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तथ्य किसके बारे में, नील नदी के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि लिख लिया गया है, नील नदी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, और ये भी कि यह प्रतिवर्ष 12 फीट की ओर, किसकी ओर, सागर की ओर बढ़ रही है, सागर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें डेल्टा के विस्तार के बारे में और डेल्टा के बारे में पता होनी चाहिए थी, डेल्टा के स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए थी। ध्यान रखिए, सारी बेसिक सी चीजें हैं। अभी आप इसमें और तथ्य या कंटेंट ऐड करेंगे तो ये ज्यादा रिच होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ खास और अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।